चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं जो कि स्टेट ए के क्वेश्चन है। ये सारे स्टेट ए के क्वेश्चन है, राइट। और इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो ईएसी का करेंगे। फिलहाल तो अभी इसे कंप्लीट करना है बहुत जल्दी से, और एसएससी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप यदि थोड़ा सा हायर लेवल का आप पढ़ के जाओगे तो आपका अच्छा होगा। क्वेश्चन वहाँ पे क्या है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना, क्वेश्चन नंबर 36। द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ अ परफेक्ट फ्रेम, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ अ परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ यूनिट लोड, कैन बी ऑब्टेन्ड by applying a unit load at the joint in, ठीक है। the deflection at any point of a perfect frame, ठीक है, at any point of a perfect frame can be obtained by applying a unit load at the joint in। देखो, vertical direction, horizontal direction, inclined direction, the direction in which the deflection is required, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो, द डायरेक्शन इन विच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ क्वेश्चन देखना, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी EI है, सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, और आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी आपको बताना है, राइट। तो स्ट्रेन एनर्जी आपका सिंपली क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, W का स्क्वायर L³ बाय 96 EI, राइट। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप करते क्या हो, आपका सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम है, इस तरीके की सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लेड W है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो U इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है, 0 टू L/2, ये हो गया M, ठीक है, M²/2EI, ये चीज हो गई, राइट। और यहाँ पे dx, ठीक है। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो, 2 इंटू ये हो गया 0 टू L/2, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया W/2 का, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये सारी चीज करने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, W² L³ 96 EI, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी आती है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 96 W², याद रखिए, W² L³, ठीक है, डिवाइड में आपका 96 EI, राइट। ये चीज आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको ना ये चीज आपको, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है, कैंटिलीवर बीम हो गया ये, और फिर ऐसे 2 3 4 आपके बीम हो गए, ठीक है, उन सारे इसके आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे निकालते कैसे हैं, और फिर आपका कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। W² L³ बाय 96 EI, W² L³ बाय 96 EI, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, W² L³ बाय 96 EI, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 37 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि अ बीम AB इज फिक्स्ड एट अ बोथ एंड्स, एक बीम है आपकी, ठीक है, वो फिक्स्ड है आपकी, इस तरीके से आपकी दोनों तरफ से आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। और वो फिर बोलता है देखो, यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ रन ओवर इट्स इंटायर लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया, ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स द इंड B इज नाउ रिड्यूस्ड टू अ सिंपल सपोर्टेड, ठीक है। जो इंड B है उसको हमने क्या कर दिया, कुछ डिफेक्ट की वजह से सिंपली सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट एट A, ठीक। अब यहाँ पे इस A पे, ठीक है, A पे आपका कितना बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो गया, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, सिंपल, देखो, जब आपकी ये कहानी थी
जब आपकी ये कहानी थी, तो यहाँ पे आपका जो मोमेंट था वो कितना, डिफ्लेक्शन वो कितना आ रहा था, WL² बाय 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा था, WL² बाय 12, ठीक है। ये चीज हो रही थी। अब इसके बाद में यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है, ये चीज और यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WL² बाय 24, ठीक है, WL² बाय 24 प्लस WL² बाय 12, ठीक है, ये चीज हो गई। और यहाँ पे हो जाएगा आपका WL² बाय 12 और WL² बाय 12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व वाल करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3/2 WL²बाय 12, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात करते हैं इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, 3/2 WL² बाय 12 हो गया, माइनस करेंगे WL² बाय 12 और डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना, WL²बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। तो अल्टीमेट आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 50%, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपका इस तरीके से होता है ना, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 50% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। 39 में क्या बोल रहा है, अ फिक्स्ड बीम AB is subjected to a triangular loading varying from 0 to 0 at end A to W per unit length at end B. The ratio of fixed end moment at B to A, ठीक है, फिक्स्ड end moment का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड end moment का रेशियो बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आपका कुछ इस तरीके से आपका ये, ठीक है, इस तरीके से आपका ये है। यहाँ पे मैंने एक टेंगुलर यू आपका UVL लगा के रखा, ठीक है। WL² बाय 20 हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट B ले लो, इसको A ले लो, ठीक है। WL³ बाय 30 ये चीज होता है, ठीक है, 30 ये चीज आपका होता है। आपको ध्यान रखना है फिक्स्ड इन मोमेंट जो होता है आपका, ये होता है आपका, राइट। इस साइड में जब भी बड़े वाले साइड में होता है WL²बाय 20, ठीक है, बड़े वाले साइड में WL²बाय 20 होता है और छोटे वाले साइड में आपका WL³बाय 30, ठीक है, ये चीज होती है WL³बाय 30। छोटे में कहने का मतलब क्या है, इधर कम है ना, कम इधर थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे इधर कम ही आएगा ना, 30 कम आएगा। और यहाँ पे क्या है, अधिक है, तो अधिक ही आएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है, WL² बाय 20, ठीक है, ये वाला B to A, और यहाँ पे हो जाएगा WL²बाय 30, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। देखो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि WL³ बाय 30 डिवाइडेड बाय WL³बाय 20, तो ऐसा भी हो सकता है, पर यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है, ठीक है। अब फिक्स्ड बीम AB सब्जेक्टेड टू अ रेक्टेंगुलर लोड वेरिंग फ्रॉम 0 एट A, ठीक है। ए जो है आपका वहां से 0 स्टार्ट है, तो इसको मैंने A मान लिया, ठीक है। यदि इसको A नहीं मानता, इसको A मानता, तो यहाँ से इसे स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 3/2। याद रखेंगे कि इनका रेशियो, ये देखो ये यूनिक क्वेश्चन है ना, ये यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। सब ये ESC के कॉपीराइट है, ESC से सब उठाए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका WL²बाय 20 किस साइड में होता है, जिस साइड में आपका लोड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जिधर 0 होती है वहां पे WL²बाय 30 होता है, राइट, ये चीज होती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। देखो स्टडी करते रहो, आपको सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, पढ़ाई करते रहना, ठीक है।
चलिए, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ ऑल मेंबर्स मीटिंग एट एनी ज्वाइंट इज ऑलवेज। देखो, इन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है आपकी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एमडीएम, ठीक है। द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ ऑल मेंबर्स मीटिंग एट एनी ज्वाइंट इज ऑलवेज लेस देन 1, 0, ग्रेटर देन 1 एंड 1। क्या होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ये तो हो जाएगा क्या? 1, ठीक है, 1 होना चाहिए। जब भी सॉरी 40 का कितना हो जाएगा? 40, हाँ सही तो है 1, ठीक है। तो ये 1 होना चाहिए। समीशन ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है एमडीएम में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक चीज स्टीफनेस, ठीक है, स्टीफनेस डिवाइडेड बाय आपका टोटल स्टीफनेस ऑफ जॉइंट, ठीक है। टोटल स्टीफनेस ऑफ जॉइंट, ठीक है, टोटल स्टीफनेस ऑफ जॉइंट, ये चीज होती है, राइट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बहुत फास्ट तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे है ना 1 से 1 होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इन अ स्लैब द मिनिमम रिइंफोर्समेंट एफई इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में? तो इसका आंसर होगा 0.15 ऑफ इट्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। 0.15 ग्रॉस सेक्शनल एरिया किसके लिए बोल रहा है? एफई 250 के लिए, ठीक है, एफई 250। अब यहाँ पे यदि एफई 250 है आपका, तो इस केस में तो आपका 0.15 हो गया, ठीक है, 0.15%। और वहीं पे आपका यदि एफई 415 है, एफ ई 415 है, तो इस केस में आपका 0.12% हो जाएगा, ठीक है, ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम यहाँ पे ना इसके बाद में हम जो नोट्स है, क्लास की नोट्स, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, राइट। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होते चलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। वेन एवर द अर्थक्वेक और विंड लोडिंग, ठीक है, वेन एवर द अर्थक्वेक और विंड लोडिंग इज कंसिडर्ड इन डिजाइन ऑफ मेंबर द परमिशिबल स्ट्रेसेस में बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। वेन एवर द अर्थक्वेक और विंड लोडिंग इज कंसिडर्ड इन डिजाइन ऑफ अ मेंबर द परमिशिबल स्ट्रेसेस में बी इंक्रीज्ड बाय। जो परमिशिबल स्ट्रेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, कितना इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है आपका? सिंपली 33.33%, 33.33% क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसमें यहाँ पे चेक कीजिएगा कि देखो, दिस इज बेसिकली टेकन टू हैव अ बेटर इकोनॉमी, दिस इज, ठीक है, टेकन टू बेटर इकोनॉमी इन अ कंस्ट्रक्शन, एज अदरवाइज द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड वुड कम आउट टू बी वेरी लार्ज, ठीक है। नोट, ये सारी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, फॉर रिवेट्स बोल्ट्स टेंशन रॉड्स, ठीक है, द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर इंक्रीज बाय 25% व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड सिस्मिक लोड, ठीक है, इज टेकन इनटू अकाउंट, राइट। तो यदि आपका ये बोल्ट वोल्ट जो सारी उसमें जो चीज रहती है, उसके लिए आपका कितना लेके चलते हो? 25% आप इंक्रीज करते हो, बट इसके लिए आप कितना 33.33% आप इंक्रीज करके चलते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जल्दी से, तो याद रहेगा ना आपको। देखो, अर्थक्वेक वाला अगर यदि चीज आती है, तो वहां पे याद रखना है आपको 333, 3 4 बार आपका 3 3 आ गया, तो वही हो जाएगा आपका, ये सारी चीज हो जाएगी अर्थक्वेक हो रहे 4 बार, ठीक है। द पर्पस ऑफ लेटरल टाइस, ठीक है, लेटरल टाइस इन शॉर्ट कॉलम इज अवॉइड बकलिंग, ठीक है, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स फैसिलिटी, ये सारी चीज। तो इसका आंसर तो आपका सिंपल ही है, ठीक है, इसका आंसर ये वाला ही हो जाएगा ए। कितने बार नहीं पूछ लिया ये क्वेश्चन को, ठीक है, एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो गया लेटरल टाइस, ठीक है, लेटरल टाइस जो यूज किया जाता है अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, राइट। इसको तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसका और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये क्या क्या करती है।
प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल reinforcement bars buckling, ठीक है, फ्रॉम बकलिंग, रजिस्ट टू शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स एंड हैंस कंट्रीब्यूट्स अवॉइडिंग शियर फेलियर, राइट। ये भी क्या करती है, शियर फोर्स को क्या करती है, रजिस्ट करती है, ठीक है, शियर फोर्स वगैरह को भी रजिस्ट करती है, राइट। दूसरी चीज ये कि कन्फाइंस द कंक्रीट कोर टू प्रोवाइड सफिशिएंट डक्टिलिटी और डिफॉर्मेबिलिटी, ठीक है, रिस्ट्रेंस स्प्लाइस्ड बार, ठीक है, एंड हेंस प्रिवेंट्स देयर स्लिप्स। ये सारी कहानी आपकी यहाँ पर थी, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वर्टिकल स्टाइरप्स, ठीक है, वर्टिकल स्टाइरप्स, ठीक है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अ शियर reinforcement measured along the axis of a member shall not exceed। अच्छा क्वेश्चन है आपका, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 0.75D, राइट। ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed, ठीक है, along the axis of member shall not exceed, ठीक है, 75D आपका इसका होता है, ठीक है, 0.75D, राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका बोल रहा है कि इन द लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ अ कंक्रीट, ठीक है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट सेक्शन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस किसके लिए, 415 के लिए आपको बोला जा रहा है। तो 415 के लिए आपको बोला जा रहा है, देखो बहुत, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 0.48, क्या चीज, 0.48 आपका इसका आंसर हो जाएगा, 0.48 इसका आंसर होता है, ठीक है। इसके लिए 415 के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.48, वहीं पे आपका, ठीक है, 415 के लिए 0.48 होता है, 500 के लिए आपका कितना हो जाता है, 0.46 हो जाता है, ठीक है, वहीं पे आपका 250 के लिए हो जाता है कितना, 0.53, ठीक है, 0.53, तो 50 के लिए 53 हो जाता है, सिंपली याद रखने का तरीका आपका, ठीक है, 50 के लिए 53, 415 है ना, 41 के लिए 48 हो जाता है, और 500 के लिए सबसे कम वाली वैल्यू हो जाती है, ठीक है। जो ज्यादा रहेगा, देखो बढ़ती, ये घटते क्रम में होती है चीजें, घटते क्रम में, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको इसको। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग यूज्ड फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन इज, राइट, कौन सी होती है, फ्रेशनेट सिस्टम, लॉन्ग लाइन मेथड, ली मैकाल मेथड एंड मैग्नस बेटून मेथड, ठीक है। तो 46 में आपका हो जाएगा क्या, बी, लॉन्ग लाइन मेथड, ठीक है, लॉन्ग लाइन मेथड आपका क्या हो जाता है, फैक्ट्री यूज के लिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी मेथड, लॉन्ग लाइन मेथड, राइट, जिसको अब बोला भी किया जाता है हॉयर मेथड, हॉयर सिस्टम, ठीक है, क्या बोला जाता है, हायर सिस्टम को ही आपका लॉन्ग लाइन मेथड भी बोला जाता है, राइट, लॉन्ग लाइन मेथड भी बोला जाता है, समझ रहे हो बात को, लॉन्ग लाइन मेथड भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका 47 की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, आपका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अकर्स ओनली पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में आपके कौन कौन से लॉसेस होते हैं, सिंकेज ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्रीप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, पोस्ट टेंशनिंग की बात की जा रही है, तो पोस्ट टेंशनिंग में आपका क्या क्या हो जाता है, लॉसेस अकर्स ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में देखो, इसमें तो आपके लॉसेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये नहीं होता, डी नहीं होता, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन किसके लिए होता है, पोस्ट टेंशनिंग में। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ प्री टेंशनिंग में कौन कौन से लॉस होते हैं और उसमें कितने लॉस होते हैं।
तो यहाँ चेक करना प्री टेंसिंग में। देखो फर्स्ट लॉस प्री टेंसिंग में, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, ठीक है, प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, ठीक है। प्री टेंशनिंग में आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला लॉस जो है, लॉस क्या हो जाएगा, इलास्टिक, इलास्टिक शॉर्टनिंग, राइट, इलास्टिक शॉर्टनिंग यहाँ पे हो जाएगा, राइट। दूसरे की बात कर लेते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गई इसमें। दूसरे की आप हो जाएगा, दूसरा है आपका ड्यू टू क्रीप, ठीक है, क्रीप के वजह से इलास्टिक शॉर्टनिंग, ठीक है, दूसरा क्रीप। तीसरा है आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ठीक है, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ठीक है, ये चीज हो गया रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। और फोर्थ की मैं बात करूं, फोर्थ की रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हो गया, फोर्थ हो जाएगा आपका श्रिंकेज, ठीक है, क्या चीज, श्रिंकेज, ये चीज इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज, ठीक है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग हो गया, क्रीप हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हो गया एंड श्रिंकेज हो गया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज हो गई आपकी क्या, देखो ध्यान दो यहाँ पे, इलास्टिक शॉर्टनिंग एक चीज हो गया, इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप, ठीक है, क्रीप, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज, इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग में इसको याद करोगे कैसे, देखो इलास्टिक शॉर्टनिंग हो रहा है, एक तरीके से शॉर्ट ही हो रहा है, क्रीप में भी एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से क्रीप में भी एक तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये भी शॉर्ट वाली थोड़ी सी फेनोमेना, शॉर्ट नहीं, इसमें तो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मतलब बढ़ते जाती है वैल्यू। और रिलैक्सेशन का मतलब ही क्या हो जाता है कि आपकी शॉर्ट हो रही है, श्रिंकेज का मतलब ही शॉर्ट होता है। तो प्री टेंशनिंग में सब शॉर्ट ही हो रहा है, क्रीप को छोड़ के थोड़ा सा, राइट, क्रीप को छोड़ के थोड़ा सा सभी शॉर्ट हो रहा है। अब पोस्ट टेंशन की बात करते हैं, पोस्ट टेंशन में आपके क्या क्या हो जाएंगे, पोस्ट टेंशन में, इसको मिटाता हूं यहां से, पोस्ट टेंशन में आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पोस्ट टेंशन की वैल्यू इसमें हो जाएगा, ठीक है, नॉन इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये सारी चीज नहीं होगी, ठीक है, टेंशन, दिस प्री स्ट्रेस, इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये सब क्या हो गया, लॉस ड्यू टू क्रीप, ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, एनकरेज स्लिप एंड फ्रिक्शन, ठीक है, इसमें भी वो सारी चीज होती है, क्रीप, श्रिंकेज, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, और इसमें दो चीज एक्स्ट्रा होती है, एनकरेज स्लिप एंड फ्रिक्शन, ठीक है, एनकरेज स्लिप एंड फ्रिक्शन, ठीक है। पोस्ट टेंशन में क्या चीज, एनकरेज स्लिप एंड, एनकरेज स्लिप एंड आपका फ्रिक्शन, ठीक है, दो चीज आपकी क्या होती है यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल क्या रहा है, देखो minimum reinforcement in a circular column, minimum reinforcement in a circular column, सर्कुलर कॉलम में आपकी जो मिनिमम reinforcement है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सिंपल, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर ऑफ 0.8% क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, 0.8% क्रॉस सेक्शनल एरिया, 6 बार्स ऑफ 12 mm डाया, ठीक है, 6 बार ऑफ 12 mm डाया, ये चीज यहाँ पे होगी, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये थी अपनी क्वेश्चन नंबर 48 का, राइट, क्वेश्चन नंबर 48 का आपका यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ग्रेटर ऑफ 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 6 बार्स ऑफ 12 mm, ठीक है, 6 बार्स ऑफ 12 mm। तो कॉलम की बात हो रही है, सिंपल कॉलम की बात हो रही है ना, कॉलम की बात हो रही है, तो आप मैंने बताया ही था कि कॉलम की जब भी बात होती है, जैसे कि एक ट्रिक भी हमने पढ़े थे क्या, केली बार, ठीक है, कॉलम में 12 बार आपकी लगती, 12 mm की बार लगती है, कितनी बार लगती है, 12, ठीक है, 12 का हाफ करो 6, ठीक है, तो 6 बार 12 mm की लगती है, इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरी चीज ये 0.8% कैसे आएगा, सर्कुलर, सर्कुलर इस तरीके का सर्कुलर होता है, तो दो सर्कल ऐसे बना दो, ठीक है, 8 बन जाएगा, ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी कहानी, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका नेक्स्ट, ठीक है, चलिए
अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल ऑफ द आरसीसी काउंटर फोर्ट इज डिजाइंड एज डिजाइंड, ठीक है, एज डिजाइन इज, ठीक है, एज अ कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस स्लैब, right? The vertical retaining wall of the RCC counterfort is designed as a, the vertical retaining wall of the RCC counterfort is designed as a cantilever simply supported slab continuous slab, ठीक है, none of this। इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंटिलीवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे किस तरीके से आपका वो होती है। जैसे ये देखो, आपने ये इस तरीके से आपकी रिटेनिंग वॉल बनी, इस तरीके से आपकी क्या बनी, ये रिटेनिंग वॉल बन गई। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये जो काउंटर फोर्ट है ना, ये काउंटर फोर्ट है, यही आपका क्या है, कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर तरीके से अपन इसको बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, व्हेन विड्थ बी इफेक्टिव डेप्थ डी, ठीक है, विड्थ बी है आपका और इफेक्टिव डेप्थ डी है, ओवरऑल डेप्थ डी, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ डी, द मैक्सिमम एरिया रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी सेल बी नॉट एक्सीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो, ठीक है, डेप्थ मतलब रेक्टेंगुलर आपका एक हिसाब से बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो इसका आपका आंसर होगा कितना, 0.4 BD। यही आपका, यही आंसर होता है हर में, हर हर क्वेश्चन में यही आंसर होता है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड, 0.04 BD, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते जल्दी से, ये क्वेश्चन क्या आ गया, in T-shaped RCC retaining walls, T-shaped RCC retaining walls, the main reinforcement in the stem is provided on, ठीक है, देखो टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वाल है, आपकी टी शेप आरसीसी रिटेनिंग वाल है, राइट। फिर इसमें बोलता है द मेन रिइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड, सिंपल है, टी शेप का मतलब यही हो गया, टी शेप मतलब यही ऐसी टाइप की, यही आपकी रिटेनिंग वाल हो गई। अब इसमें आपकी जो रिइंफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करोगे, सिंपल है, द इनर फेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनर फेस वन डायरेक्शन, ठीक है, इनर फेस वन डायरेक्शन आप प्रोवाइड करते हो, मेन रिइंफोर्समेंट ऑन टेंशन साइड, ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, ठीक है, ये सारी कहानी है, ठीक है, फिर एक्सीड द मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट टाउ सी, ठीक है, नॉर्मल एक्सीड कर गया, एक्सीड्स, ठीक है, टाउ वी जो है आपका ये ग्रेटर हो गया समझो टाउ सी मैक्स से। फिर उसके बाद में द नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट एज पर आई एस दिस सेल बी प्रोवाइडेड फॉर अ शियर स्ट्रेस, ठीक है, इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब एक्सिट कर गया तो उस केस में आप क्या करते हो, ठीक है, जब एक्सिट कर जाता है तो हम करते क्या है, टाउ बी माइनस टाउ सी, ठीक है, ये चीज कर देते हैं, टाउ बी माइनस टाउ सी करके अपन आंसर लाकर कर देते हैं, टाउ बी माइनस टाउ सी, ठीक है, ये चीज याद रखना है। यदि टाउ बी ग्रेटर हो गया तो माइनस कर देना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, सिंपल देखो, एज पर आई एस 456, एज पर आई एस 456 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ reinforced concrete structure in moderate exposure condition। देखो यहाँ ना आरसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, आरसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर से थोड़ा कम है यहाँ पे, स्ट्रक्चर से, पर आरसीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, राइट। एसएससी जेई में भी यही पैटर्न रहता है आपका, आरसीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर मॉडर्न एक्सपोजर
कंडीशन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, ठीक है, 5-3 का है आपका, तो इसका आंसर M25। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, माइल्ड के लिए आपका क्या हो जाता है, माइल्ड के लिए आपका होता है कितना, M20, माइल्ड के लिए M20 चलता है, मॉडरेट के लिए, ठीक है, मॉडरेट कंडीशन के लिए आपका चलता है M25, ठीक है, M25। वहीं पे आपका सीवियर कंडीशन के लिए, ठीक है, सीवियर कंडीशन के लिए आपका चलता है कितना, M30, ठीक है। उसके बाद में वेरी सीवियर के लिए आपका चलता है यहाँ पे M35, और यहाँ पे एक्सट्रीम के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम के लिए आपका चलता है कितना, M40। तो फिलहाल में मॉडरेट का आपको बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मॉडरेट का, तो M25 को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54 में आपका देखो, इन अ reinforced concrete footing on soils, ठीक है, इन अ reinforced concrete footing on a soil, आपने रिइंफोर्स फुटिंग बनाया आपने, ठीक है, कंक्रीट फुटिंग आपने सॉइल में बनाया, मिनिमम थिकनेस एट द एज, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सिंपल है, 54 का है आपका, इसका है 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 150 mm से आपका कम नहीं होना चाहिए, राइट। क्या चीज कम नहीं होना चाहिए? इन reinforced concrete footing on a soil, the minimum thickness at the edge should not be less than 150 mm, ठीक है, 150 mm से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 150 mm से आपका कम नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको, ठीक है। कि ये जो आपका 54 वाला क्वेश्चन है, इसमें जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट है, ये 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ठीक है, 150 mm आपको याद रखना है, ठीक है। इन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑफ ऑन अ सॉइल्स, ठीक है, द मिनिमम थिकनेस एट द एज शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, 150 mm से आपका लेस देन नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्पॉन टू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, रेशियो फॉर अ टू वे कंटिन्यूस स्लैब, स्पॉन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो for a two-way continuous slab, ठीक है, up to span 3.5 मीटर with steel of a grade 415, not be more than, ठीक है। जो स्पान है आपका, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो होता है, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, मतलब कि एल बाई डी जो होता है ना, एल बाई डी, वो टू वे कंटिन्यूस स्लेब की बात चल रही है, ठीक है, थ्री विथ स्टील ऑफ ग्रेड 415 भी मोर देन, इसमें आपका किससे नहीं होना चाहिए, किससे आपका यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, तो सिंपली आपका डी हो जाएगा 32, राइट, 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, अंदर चलते हैं, जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि बना है तो भी याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, फॉर स्लेब्स स्पानिंग इन टू डायरेक्शन, ठीक है, द शॉर्टर ऑफ शॉर्टर ऑफ द टू स्पान शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, राइट। इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालने के लिए चीज किया जाता है, फॉर टू वे स्लेब ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू 3.5 मीटर विथ mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio given below may be, ठीक है, जनरली यू एज्यूम सेटिस्फाई, ये सारी कहानी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, सिंपली सपोर्टेड स्लेब रहती है, यदि सिंपली सपोर्टेड स्लेब की बात की जाए, सिंपली सपोर्टेड स्लेब, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड स्लेब की यदि बात की जाए तो उसमें हो जाएगा 35, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लेब में 35, कंटिन्यूस स्लेब में आपका कितना हो जाएगा, कंटिन्यूस स्लेब में आपका हो जाएगा 40, राइट, कंटिन्यूस स्लेब में आपका 40 हो जाएगा, और उसके बाद में 30, सिंपली सपोर्टेड स्लेब में आपका 35, कंटिन्यूस में 40, और ये ठीक है। इसके बाद में यदि आपका 415, या फिर 415 यदि है, ठीक है, या फिर 415 यदि है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इस केस में आपका कुछ नहीं,
आपको करना क्या है, देखो इस केस में आपको करना क्या है कि सीधे 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है 40, ठीक है। कंटिन्यूस आपकी कंटिन्यूस स्लैब में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा 32, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपका 32 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेक करो 56 क्या बोल रहा है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ, ठीक है। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ कोल्ड रिवेट मेजर्ड बिफोर ड्राइविंग, कोल्ड रिवेट मेजर्ड बिफोर ड्राइविंग, ठीक है। रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग, रिवेट होल, ठीक है। नॉन ऑफ दिस। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 50, ये देखो, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका आंसर क्या, रिवेट होल, ठीक है। रिवेट होल अपन इसमें लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ बता दूं आपको, ग्रॉस डायामीटर जो होता है आपका, ठीक है, क्या ग्रॉस डायामीटर, ग्रॉस डायामीटर, तो ग्रॉस डायामीटर बराबर आपका क्या होता है, डायामीटर ऑफ द होल एज्यूमिंग द रिवेट फिल्स द होल कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायामीटर है वो लेस देन इक्वल टू 25 mm, ठीक है, 25 mm। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, जो ग्रॉस डायामीटर है आपका, वो जो ग्रॉस डायामीटर होता है आपका वो d प्लस 1.5 mm, ठीक है, ये चीज हो जाता है, राइट। देखो डी जी इक्वल डी प्लस 1.5 mm, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में d इज लेस देन 25 mm, यदि d लेस देन 25 mm हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये d प्लस सॉरी डी प्लस 2 mm, ये चीज हो जाता है, राइट। ये हो गया, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए जल्दी से। आपका 57 देखो, 57 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर लिएबल टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक इज, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक इज, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, राइट, इसमें हो जाएगा 350, ठीक है। 350 में आपका, ठीक है, सिलेंडर रेशियो जो होता है किसके लिए, विंड एंड अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया भी होगा, इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, राइट। तो इसके लिए हो जाएगा कितना 350, राइट। 350 किसके लिए, सिलेंडर परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर्स, ठीक है, टेंशन मेंबर, राइट, लिएबल टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक, विंड एंड अर्थक्वेक के लिए आपका हो जाएगा कितना 35, ठीक है, 350, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ हमारे, राइट। देखो भाई, पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज़, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि यार पढ़ाई के सिवाय ना इंसान कुछ कर भी नहीं सकता है। बहुत आपने टाइम दे चुके हो पढ़ाई में, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 58 करके 58 देखते हैं। The maximum deflection for a steel beam is IS this should not exceed, ठीक है। maximum deflection for a steel beam is per IS code should not exceed, ठीक है। maximum deflection जो बोला जा रहा है आपका स्टील बीम के लिए, ठीक है, वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखो, ये वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपली, राइट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 1/325 ऑफ स्पान, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर स्टील, फॉर अ स्टील बीम
एज पर आई एस, ठीक है, एज पर आई एस कोट शुड नॉट बी एक्सीड इतना हो जाएगा, ठीक है, 1/325। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ मेंबर, एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है, इन अ मेंबर कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनस्टिफनेस्ड वेब सेल नॉट एक्सीड, ठीक है, सेल नॉट एक्सीड। देखो इसमें क्या हो जाएगा, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ मेंबर कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीफन, ठीक है, अनस्टीफन वेब सेल नॉट एक्सीड। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 0.4 FY, 0.4 FY ये चीज आपको हो जाएगा। एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ मेंबर कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनस्टीफन वेब सेल नॉट एक्सीड 0.4 FY। ये आपका आंसर यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, अच्छा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप चले जाइए तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सियल टेंशन इंड कंप्रेशन यदि आपको बोल के रखा है, ठीक है, एक्सियल एक्सियल टेंशन इंड कंप्रेशन, ठीक है, एक्सियल टेंशन इंड इंड कंप्रेशन, राइट, ये चीज आपको बोल के रखा है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 0.6 FY, इस केस में आपका 0.6 FY हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपका बेंडिंग की बात आई, यदि बेंडिंग की बात आ रही है आपकी तो बेंडिंग में आपका क्या हो जाएगा 0.66 FY, ठीक है, 0.66 FY बेंडिंग में। और वहीं पे ही आपका यदि आपका बियरिंग की बात आई, ठीक है, बियरिंग की बात आ रही है तो बियरिंग में आपका हो जाएगा 0.75 FY, ठीक है, ये चीज हो गई। अब सीयर की यदि बात आ रही है, सीयर की यदि बात आ रही है तो सीयर में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परमिशिबल एवरेज, ठीक है, मैक्सिमम परमिशिबल एवरेज जो है आपका वो कितना हो जाएगा 0.4 FY, ठीक है, 0.4 FY। और आपका एक चीज और हो जाएगा मैक्सिमम परमिशिबल, ठीक है, ये एवरेज के कंडीशन में, ठीक है, ये एवरेज के कंडीशन में 0.4 FY हो जाएगा। और मैक्सिमम परमिशिबल जो हो जाएगा आपका, मैक्सिमम परमिशिबल वो हो जाएगा आपका कितना 0.45 FY, ठीक है। ये चीज अपनी यहाँ पर हो जाएगी, याद रखिए ये चीज आपकी हो जाएगी 0.45 FY, 0.45 FY, राइट, ये चीज। तो यहाँ पे आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, किसके लिए पूछा है इनने, सीयर केस में पूछा है, एवरेज सीयर स्ट्रेस, तो एवरेज सीयर स्ट्रेस में 0.4 FY हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करता तो यहाँ पे 0.45 FY हो जाता, बीयरिंग की बात करता तो 0.75 FY, और यहाँ पे बेंडिंग की बात करता तो 0.66 FY, और इसमें कंप्रेसिव में आपका 0.6 FY, ये चीज हो जाती कहानी, राइट। चलिए ये था आपका यहाँ पे सिंपल ये वाला, ठीक है, 59 का आंसर। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरली जनरली द पर्पस जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पेनल, ठीक है, एट द पेनल पॉइंट्स, ठीक है, सो एज टू एवॉइड किसके लिए एवॉइड किया जाता है, किस चीज को एवॉइड किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, पर्लिन से ना, पर्लिन से आपका क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, ठीक है, पर्लिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, पर्लिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको देख के जाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, डी, बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर, जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पेनल पॉइंट्स, ठीक है, सो एस टू एवॉइड बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर को हम एवॉइड करने के लिए पर्लिन्स को ऐसा वहां पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। द इल्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ नॉर्मली रोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील इज अबाउट, ठीक है, द इल्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील ऑफ नॉर्मली रोल्ड स्ट्रक्चर स्टील इज अबाउट, ठीक है, जो आपका एक रोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रोल्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें आपका जो इल्ड स्ट्रेस होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है आपकी यहाँ पे कितनी 250 मेगा पास्कल, ठीक है, टू टू मतलब 240 से 260 आपका यहाँ पे मेगा पास्कल होता है। अब उसके बाद में एक चीज यहाँ पे चेक कीजिए,
अल्टीमेट स्ट्रेस भी इसमें पूछ सकता है आपको, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस आपका 410 मेगा पास्कल, ठीक है। 410 मेगा पास्कल यहाँ पे हो जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना, 410 मेगा पास्कल। किस चीज में, जो आपका रोल्ड, ठीक है, रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील जो है आपका, रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील जो है आपका, उसमें 410 मेगा पास्कल ये चीज हो जाएगी, याद रखना है आपको, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 62। 62 क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन का आप आंसर चेक कीजिए। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। जो फिलेट वेल्ड का इफेक्टिव लेंथ है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है 62 का, सिंपली 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज से आपका इफेक्टिव जो लेंथ होती है ना, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, राइट। 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज से आपका इफेक्टिव लेंथ फिलेट वेल्ड का क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 63 का क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। द रोल्ड आई सेक्शन, द रोल्ड आई सेक्शन फॉर अ गिवन डेप्थ, रोल्ड आई सेक्शन फॉर अ गिवन डेप्थ हैविंग लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई एक्स एक्स इज डेजिग्नेटेड एस, राइट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ISHB ही होता है, ठीक है। चलिए, हेवी बीम भी इसी को बोला जाता है, राइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, इन अ प्लेट गर्डर बेंडिंग इज प्राइमरीली रजिस्टेड बाय, ठीक है। प्लेट गर्डर जो होता है आपका, प्लेट गर्डर बेंडिंग इज प्राइमरीली रजिस्टेड बाय, किसके वजह से प्राइमरी रजिस्ट होता है प्लेट गर्डर में, वेब प्लेट के द्वारा, फ्लेंज प्लेट के द्वारा, ठीक है, या फिर फ्लेंज एंगल के द्वारा, फिर या फ्लेंज प्लेट एंड फ्लेंज एंगल दोनों के द्वारा, ठीक है। तो आपका 64 का सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपली फ्लेंज प्लेट ऑनली, ठीक है, फ्लेंज प्लेट ऑनली आंसर होएगा। तो याद रखना है, जो प्लेट गर्डर होता है आपका, है ना, प्लेट गर्डर, राइट। तो प्लेट गर्डर में जो आपका बेंडिंग है, बेंडिंग जो है आपका वो किसके द्वारा रजिस्ट होता है, फ्लेंज फ्लेंज प्लेट, फ्लेंज प्लेट, राइट, फ्लेंज प्लेट के द्वारा ये रजिस्टर होता है, फ्लेंज प्लेट के द्वारा रजिस्टर होता है, राइट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट इज प्राइमरी रजिस्टेड, देखो प्लेट गर्डर बेंडिंग इज प्राइमरी रजिस्टेड बाय फ्लेंज प्लेट ऑनली, किसके द्वारा, फ्लेंज प्लेट ऑनली, राइट। फ्लेंज प्लेट के से ही आपका ये चीज रजिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका क्वेश्चन नंबर 65। 65 तो आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है, क्वेश्चन को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 65, यहाँ से RCC स्टील स्ट्रक्चर पार्ट से बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कंप्रेशन मेंबर विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजिशन, ठीक है, बोथ एंड बट रिस्टेंट इन डायरेक्शन एट वन एंड ओनली, राइट। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके का है, यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको मिटाओ यहाँ से, ठीक है, ये है आपका इस तरीके से, और यहाँ पे ये है, और नीचे से आपका इस तरीके से फिक्स्ड है। तो जब ये वाला केस होता है, ठीक है, ये केस होता है, तो इसमें आपका जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है, ठीक है। तो आपका 0.8L ये आपका इफेक्टिव लेंथ होती है, 0.8L, राइट। 0.8L जो है ये आपकी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, आपको ध्यान रखना है, 0.8L इफेक्टिव लेंथ आपकी होती है, ठीक है, ये चीज। अच्छा क्वेश्चन, इससे तो आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं,
है ना, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, इसको ध्यान रखना है, राइट। जब आपका इस तरीके से फिक्स रहता है तो इसमें आपका 2L हो जाता है, यहीं पे ही आपका ये लग गया तो क्या हो जाता है, 0.8L हो जाता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे ही आपका ये ट्रेंगल लग गया, समझो 0.8L हो गया, ठीक है, 0.8L, ठीक है। जैसे 2L हुआ तो 2L में आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे याद रख लो, राइट। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे 66 क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, द एडिशन ऑफ पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, may cause decrease in early strength, increase in early strength, decrease in curing time, increase in permeability, ठीक है। तो जब आप पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का आप ऐड करते हो तो उसमें आपको क्या चीज होता है, राइट। तो इसमें सिंपल आपका डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें जो पोजोलोना एक वो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है कि जो इनिशियल रेट होता है सेटिंग टाइम का उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द टू मेन कंपाउंड्स इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, टू मेन कंपाउंड्स इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट्स, ठीक है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड सिलिकेट, ठीक है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, C3S, ठीक है, C3S एंड आपका C3A, ये ऐसा चौथा वाला बोल रहा है, ट्राई कैल्शियम एंड डाई कैल्शियम, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 67 का सिंपली ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो C3S है, C3S ये आपका अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वहीं पे C2S जो है ये आपका बाद में जो पासिंग ऑफ मोर टाइम्स, ठीक है, उस कंडीशन में आपको CTS अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, राइट। चलिए अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। C3S एंड C2S टूगेदर कंसल्ट्यूट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ सीमेंट, ठीक है, ठीक है, 70% आपका ये इसका एक तरीके से वहां पे क्या होता है, मतलब इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, 70% ये अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है, ठीक है। फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ टू इट, ठीक है। और जो इसमें C3 जो होता है, C3 इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, ठीक है, जो आपका C3 जो होता है, C3A ये एक फ्लैश सेट का काम करता है, ठीक है, जल्दी से आएगा, जल्दी से ही निकल जाएगा, ज्यादा कोई इसका वो नहीं रहता रोल कॉल, ठीक है। और वहीं पे C4AF जो है जनरेट्स वेरी लेस स्ट्रेंथ, C4AF तो कुछ भी नहीं है, C3A जल्दी से आता है, जल्दी से चले जाता है, फ्लैश तरीके से काम करता है, ठीक है, तो कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इस टाइप यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कंक्रीट, ठीक है, वर्केबल कंक्रीट विथ अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, विद अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो के, सीमेंट वाटर रेशियो के, ठीक है, सेंट सीमेंट रेशियो के, या वाटर एग्रीगेट रेशियो के, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल हो जाएगा 69 का, ठीक है, 69 का आपका सीमेंट वाटर रेशियो, क्या चीज, ठीक है, 69 में आपका सीमेंट वाटर रेशियो के ये चीज होता है, ठीक है, एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो, सीमेंट टू वाटर रेशियो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वाटर सीमेंट रेशियो, और
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट वाटर रेशियो, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच इज प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम को बढ़ाने वाला जो आपका क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से एडमिक्सचर होता है, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 70 का क्या हो जाएगा, आपका सिंपली जिप्सम। ठीक है, जिप्सम आपका बढ़ा देता है, राइट। तो जिप्सम एक रिटार्डर की तरह काम करता है। वहीं पे आपका जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, कैल्शियम CaCl2, तो ये जो होता है ये एक्सलरेटर का काम करता है। ठीक है, एक्सलरेटर का काम करता है। ठीक है, चलिए, और ये करता क्या है आपका, इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। ये सेटिंग ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर देता है, राइट। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका। देखो, इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, CC। ठीक है, यहाँ पे भी CC आ रहा है, तो ऐसे याद रख लो कि ये एक्सलरेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 71। इन ऑर्डनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग DPC में भी प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, एट ग्राउंड लेवल, बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड वाटर टेबल लेवल, एट वाटर टेबल लेवल, एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये 71 में आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है आपका एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, 71 आपका हो जाएगा, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, एट प्लिंथ लेवल पे DPC प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, DPC इज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये डैम प्रूफ कॉस्ट होता है, ये डैम प्रूफ कॉस्ट मतलब कि इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल, राइट। प्लिंथ लेवल पे से प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन देखो 72 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है टॉलरेंस इन द विड्थ, ऑफ मोल्ड ऑफ अ क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट, टॉलरेंस इसकी कितनी होती है, ठीक है, मोल्ड की। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, +-3, राइट, +-3 ए। ये आपका किसमें किसमें आपका ब्रिक, ठीक है, विड्थ की बात कर रहा है। विड्थ में आपका +-3 की टॉलरेंस में, ठीक है, +-3 आपका विड्थ में लेके चलते हैं। ठीक है, और वहीं पे लेंथ की यदि बात की जाए तो लेंथ में हम लेके चलते हैं +-6 ठीक है, ये चीज, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे देख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर, देखो ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ब्रिक से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, +-3 आपका विड्थ में लेके चलते हैं W, ठीक है, +-3 और वहीं पे आपका विड्थ में आप लेंथ में आपका कितना, +-6 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर अ कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट के लिए आपका स्लम्प रिकमेंड कितना होता है आपका B। ठीक है, 25 to 75 ठीक है, 25 to 75 मैंने इसका आपको ट्रिक भी बताया था। जैसे देखो, आपका ये है कंक्रीट, ये है आपका कंक्रीट में, मतलब किसमें, स्लम्प मास कंक्रीट की बात है ना। तो इसमें हो जाएगा 25 to 75 राइट, ये चीज। अब यहीं पे हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में चला जाए ताकि क्या है कि दूसरा कोई पूछे तो आपको याद रहे। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यदि कंक्रीट आप तैयार कर रहे हो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा स्लम्प, 20 to 40 ठीक है। बीम एंड स्लैब के लिए यदि बात करें, बीम एंड स्लैब के लिए हम बात करते हैं, तो बीम एंड स्लैब में आपका सिंपल कितना हो जाएगा, बीम एंड स्लैब में 50 to 100 ठीक है, 50 to 100 राइट। बीम एंड स्लैब में आपका कितना हो जाएगा, 50 to 100 राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं नॉर्मल RCC वर्क। यदि नॉर्मल RCC वर्क है, ठीक है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल RCC वर्क है 80 से 150 राइट। उसके बाद में यदि आप बात कर रहे हो मास कंक्रीट की, तो मास कंक्रीट में आपका हो जाएगा 25 से 50 राइट, 25 से 50 ये सारी चीज याद रखनी है क्योंकि इसमें से कहीं से पूछ लेगा। ठीक है, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, ठीक है, यदि वाइब्रेटेड वाली कंक्रीट है आपकी, तो उस केस में आपका कितना होगा, इसमें हो जाएगा 10 से 25। ठीक है, वहीं पे आपका इम्परमेबल वर्क है,
इम्परमिएबल वर्क है, ठीक है। तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा, 75 to 120 mm, राइट, ये चीज हो जाएगा। चलिए, रोड कंस्ट्रक्शन में आपका 20 to 40 mm हो गया। बीम एंड स्लेब में आपका कितना, 50 to 100 mm, 50 से, देखो ये थोड़ा सा याद रखना, इसकी वैल्यू याद रखिए, ठीक है। बीम और स्लेब में 50 से 100 हम लेके चलते हैं। बीम और स्लेब में जनरली आप देखो, बीम और स्लेब क्या करते हो, बिल्डिंग में बनाते हो, ठीक है। तो उसकी आपकी जो स्लम्प वैल्यू वो कितनी, 50 से 50 से आपका 100 mm के बीच में ये रहना चाहिए, ठीक है। 50 से 100 mm के बीच में ये रहना चाहिए बीम और स्लेब के स्लम्प में, ठीक है। अब दूसरी चीज, नॉर्मल आरसीसी वर्क में कितना, देखो आरसीसी वर्क आ गया, इसलिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है स्लम्प की वैल्यू, ठीक है। तो 80 से 150। वहीं पे मास वाला कंक्रीट है तो उसमें कम करना पड़ेगा, 25 से 50 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रेटेड में 10 से 25, ठीक है। और इसमें इम्परमिएबल वाला केस है तो इसमें आपका 75 से 120। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस, 1 मिनट, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं, ये भी नहीं, देखो, फॉर्म की कीट, ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है, बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, राइट। 74 का आंसर आपका सी, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना यार, जो आपका ब्रिक है तो ब्रिक में आपका एक तरीके से स्ट्रेंथ भी तो आनी चाहिए। पता चला आपने बनाया और वो साइड से निकल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, a type of bond in a brick masonry consisting alternate header and structure, बताया था मैंने इसकी ट्रिक, हसू, ठीक है, हसू, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेमिस बोला था ना, फ्लेमिस, तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, बी, ठीक है, फ्लेमिस बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अल्टरनेट में, ठीक है, वो तो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, नो डाउट फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है। बट इसमें आपको एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बोल क्या रहा है, कोर्स की बात कर रहा है, मतलब कि एक बार हेडर हेडर का चल रहा है, ऐसा हेडर हेडर का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेचर स्ट्रेचर का चल रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। ऐसा जो बॉन्ड होता है ये होता है इंग्लिश बॉन्ड। और फ्लेमिश बॉन्ड आपका क्या होता है, एक हेडर देन एक स्ट्रेचर, ठीक है। अल्टरनेट ब्रिक यदि बोल के रखा है, ठीक है, तो उस केस में आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा। अदरवाइज आपका कोर्स बोल रहा है तो वहां पे इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड, राइट, इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें आपका कंफ्यूजन, इसमें आपको घुमा देगा। कोर्स बोल के चल रहा है तो वहां पे आपको फ्लेमिश बॉन्ड लेके चलेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, मतलब सॉरी हाँ, कोर्स बोल रहा है तो इंग्लिश बॉन्ड लेके चलेंगे, और ब्रिक की बात कर दिया तो वहां पे फ्लेमिश बॉन्ड हम लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चेक कीजिए, यहाँ पे 76 क्या बोल रहा है, प्रिवेंटिव प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस फॉर अ बिल्डिंग वर्क मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, टेकिंग एक्शन आफ्टर ब्रेकडाउन, क्या होता है इसका, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल है, ठीक है, इसमें आपका सिंपल है, इसका हो जाएगा सिंपल क्या, ए, मतलब टेकिंग एक्शन बिफोर ब्रेकडाउन, मतलब कि ब्रेकडाउन के पहले ही आपने एक्शन ले लिया, ब्रेकडाउन के पहले ही आपने एक्शन ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। जो सिलेंडर रेशियो होता है आपका, सिलेंडरनेस रेशियो, वो मेसनरी वॉल के लिए, क्या चीज, मेसनरी वाल के लिए क्या हो जाएगा, मेसनरी वाल के लिए कितना हो जाएगा, नॉट मोर देन
ठीक है, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वाल के लिए आपका 20 होता है, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वाल के लिए आपका सिलेंडर रेशियो कितना, 20 से क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 20 सिलेंडर रेशियो मेसनरी वाल। ठीक है, मेसनरी वाल के लिए ये चीज़ हो जाएगा, ठीक, 20 वाल, वाल और यहाँ पे 20, ठीक है, वाल और 20, वाल 20 याद रख लो, वाल 20, राइट, वाल 20, राइट, वाल 20 इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वाल 20 से आपको ध्यान रखते हुए चलना है, वाल 20 क्या चीज, वाल 20। नेक्स्ट की बात करो आप जल्दी से, देखो, एक्सपांसन ज्वाइंट इन मैसनरी, एक्सपांसन ज्वाइंट इन मैसनरी वाल इज प्रोवाइडेड व्हेन लेंथ ऑफ वाल इज ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्सपांसन ज्वाइंट जो है आपका कब प्रोवाइड करते हो, जब आपकी जो 40 मीटर से वाल की लेंथ ज़्यादा हो गई, याद रखिए, ठीक है, 40 मीटर से आपकी वाल की लेंथ यदि अधिक हो गई, ठीक है, वाल की लेंथ मोर देन हो गई, तो आप कौन सा ज्वाइंट प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, एक्सपांसन ज्वाइंट आप प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। द हाइट ऑफ, इसका हो गया 40, ठीक है, द हाइट बिटवीन टू फ्लोर्स इज 3 मीटर एंड राइजर्स आर 150 mm, एज्यूमिंग टू फ्लाइट्स बिटवीन द फ्लोर, द नंबर ऑफ ट्रेडर्स विल बी, ठीक है। तो इसे आप कैसे निकालोगे, राइट, सिंपल है, इसमें आपको करना क्या, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, नंबर ऑफ ट्रेडर्स निकालना है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स आपको निकालना है, समझ रहे हो बात को, नंबर ऑफ ट्रेडर्स निकालना है तो करना क्या है, ठीक है, 3000, ये मीटर को mm में चेंज कर देंगे तो 3000 हो जाएगा, डिवाइड में आपका 150 mm है ही है, ठीक, ठीक है, और कर दोगे आप -1, 3000 डिवाइड में 150, ठीक है, -1, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 19, राइट। और अब निकालना है क्या, नंबर ऑफ ट्रेडर्स ही निकालना था आपको, तो इसका तो आंसर हो गया 19। अब नंबर ऑफ राइजर्स निकालना है, तो राइजर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो 3000 डिवाइड बाय 150 है, ठीक है, ठीक है, 3000 डिवाइड बाय 150 करोगे तो आपका नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, राइजर्स निकल जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक कम होता है, राइट, एक कम होता है किससे, राइजर से, तो इसमें वैल्यू आएगी 20, राइट, इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सुटेबल फॉर द यूज इन थिएटर्स, ठीक है, थिएटर्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज एंड अदर प्लेसेस, ठीक है, वेयर नॉइसलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायर्ड। तो यहाँ पे आप किस चीज का उपयोग करते हो, कौन सी फ्लोरिंग करते हो, ठीक है, वुडन फ्लोरिंग या फिर आप लिनोलियम फ्लोरिंग एंड कॉर्क फ्लोरिंग, राइट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम करते हैं कौन सी, कॉर्क फ्लोरिंग, कॉर्क फ्लोरिंग विल बी सुटेबल फॉर, ठीक है, थिएटर्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है, सिंस इट विल डैम्पन नॉइस लेवल, बात समझ में आ रही है। तो जो कॉर्क फ्लोरिंग होती है ना, इसके बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉर्क फ्लोरिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 81, ठीक है, 81 की हम बात करते हैं। 81 में क्या बोल रहा है आपका, याद रहेगा ना, जो थिएटर में, कभी तो थिएटर गए होंगे या फिर कभी जाओगे भविष्य में, अभी तो खैर अभी तो कोरोना के चक्कर में सब बंद पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नो नो डिफिकल्टीज, बाद में यदि जाओगे तो जब भी थिएटर में जाओगे और वहां बैठोगे तो भाई अपने साइड में जो भी बैठा रहेगा, है ना, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो उससे बोलना है कि भाई ये जो है ये कॉर्क फ्लोरिंग है, कौन सी फ्लोरिंग है, कॉर्क फ्लोरिंग, ये क्या होता है, ऐसा पूछेगा वो तो बोल देना कि ये चीज तुमको फालतू की आवाज सुनाई ना दे इस वजह से लगाई जाती है, ठीक है। चलिए 81 की हम बात करते हैं। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ बार चार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है डिसएडवांटेज, बार चार्ट का डिसएडवांटेज, ठीक है,
द टाइम शेड्यूल इज नॉट शोन प्रॉपरली, प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कैन नॉट बी मेंशन, ठीक है। फिर बोलता है द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज नॉट शोन, डज नॉट शो द इंटर डिपेंडेंसीज ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। 81 में आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है। दिस इज डज नॉट शो द इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ द एक्टिविटीज। बात समझ में आ रही है 81 का, ठीक है। अ बार चार्ट शोज प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। प्रोग्रेस एक्टिविटीज की प्रोग्रेस को शो करता है बार चार्ट, ठीक है, विथ टाइम, बट फेल्स टू डिपिक्ट फेल्स टू डिपिक्ट इंटर इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंसी को नहीं दिखाता कौन, बार चार्ट, राइट। जो बार है ना, बार बार में इंटरडिपेंडेंसी को कोई दिखाता नहीं है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्टिविटी, एन एक्टिविटी, फाउंडेशन इज बीइंग डग, साइट लोकेटेड, ठीक है। देखो डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी, फाउंडेशन इज बीइंग डग, साइट लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद में द ऑफिस एरिया इज बीइंग क्लीन्ड। अब भाई 82 का क्या हो जाएगा आपका, 82 का क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 82 में आपका सिंपल बी हो जाएगा, साइट लोकेटेड, ठीक है। एक्टिविटीज इज डिफाइंड एज द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इन विच थिंग आर हैपनिंग और बीइंग डन, समझ रहे हो। हेंस ऑप्शन ए एंड सी कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिविटीज बट नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। क्यों, इसमें काम किया जा रहा है, चाहे वो आपका, देखो 1 मिनट, हाँ, द ऑफिस एरिया इज बी क्लीन, मतलब कि ऑफिस एरिया को क्लीन कर रहा है, तो भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। बट इस साइट लोकेटेड वाला ये फंडा कुछ समझ नहीं आता, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब देखो क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है, आपका इवेंट ओरिएंटेड, किस किस कौन सा ओरिएंटेड है ये, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपली 83 में आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है आपका, ठीक है। जो सीपीएम है, सीपीएम नेटवर्क, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। और वहीं पे आपका जो पर्ट है, पर्ट है ना, पर्ट जो है आपका, ये आपका नेटवर्क ओरिएंटेड है, ठीक है, नेटवर्क ओरिएंटेड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर्ट में PERT ज़्यादा वर्ड है, एक वर्ड ज़्यादा ही है, तो ये नेटवर्क की तरह जो भी ज़्यादा रहता है वो नेटवर्क बनाता है। और जो ही CPM वगैरह भी छोटा बच्चा है, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, द सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स बिल इज, अब इसका क्या मतलब होता है, रिफंडेड एज सुन एज द कंस्ट्रक्शन इज ओवर, नॉट रिफंडेड, ठीक है, रिफंडेड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिफंडेड आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, राइट। तो इसमें होता है रिफंडेड आफ्टर मेंटेनेंस पीरियड, ठीक है। जो आपका मेंटेनेंस वगैरह की जो कहानी होती है उसके बाद में इसको रिफंड कर दिया जाता है। तो इसको यदि हम समझे तो क्या हो जाएगा, द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द रिटेंशन, ठीक है, मनी सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रनिंग बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एट 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ऑफ द रनिंग अकाउंट बिल, the earnest money deposit by the tenderer in the form of DD only will be treated as a part of security deposit। तो ये सारी कहानी तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कॉन्ट्रैक्टर की, वो रिफंड कर दी जाती है मेंटेनेंस पीरियड के बाद में, राइट। मेंटेनेंस पीरियड जो होता है ना, मेंटेनेंस पीरियड, उसके बाद में इसकी जो इसकी, ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, राइट। क्या होता है,
लेस देन अर्लीस्ट इवेंट ऑफ द फॉलोइंग नोड, ग्रेटर देन अर्लीस्ट इवेंट ऑफ द फॉलोइंग नोड, ठीक है। लेस देन और इक्वल अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज क्या चीज, अर्लीएस्ट फिनिश, ठीक है, फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका सिंपल लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट ऑफ द फॉलोइंग नोड, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, ठीक है, लेस देन होती है या फिर उससे बराबर होती है किसके, अर्लीस्ट इवेंट के, ठीक है, अर्लीस्ट इवेंट के ऑफ एन फॉलोइंग नोड, राइट, इसको ध्यान रखना, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है 86 में, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वैलिड इन लॉ, सेवरल एजेंसीज, थ्री एजेंसीज, टू पार्टीज विदाउट लीगल बाइंडिंग, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है, टू पार्टीज वैलिड इन लॉ, राइट, टू पार्टीज वैलिड इन लॉ, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करें तो 87 में आपका क्या बोल रहा है, देखो, मेजरमेंट ऑफ 50 mm थिक कंक्रीट फ्लोरिंग विल बी डन इन, मेजरमेंट ऑफ 50 mm थिक कंक्रीट, ठीक है, थिक कंक्रीट फ्लोरिंग विल बी डन क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर परसेंटेज ऑफ स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और या फिर आपका, ठीक है, फ्लोरिंग बोल रहा है ना यहाँ पे, फ्लोरिंग, ठीक है, या फिर किसमें, इसको किसमें आपको नापा जाता है, ठीक है, तो इसका सिंपल है स्क्वायर मीटर में इसको नापा जाता है फ्लोरिंग को। फ्लोरिंग याद रखिए, यदि कहीं पे भी फ्लोरिंग हो रही है, कहीं पर भी फ्लोरिंग जो हो रही है, फ्लोरिंग वो हम नापते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में, ना कि मीटर क्यूब में, ठीक है। फ्लोरिंग ऑलवेज इन मेजर्ड स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स, ठीक है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट, ठीक है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन, देखो, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट बोल रहा है आपका डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द, अब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन इन अ प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में। तो इसको पता करने के लिए सिंपल है, यदि आपका प्रोजेक्ट टाइम में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, प्रोजेक्ट टाइम में रिडक्शन हो गया, तो इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, इसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनता है, देखो, ये आपका यहाँ से हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ से आपका ये हो गया, और यहाँ से ही आपका ये हो गया, राइट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये होता है आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। फिर यहीं पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है, इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट। और यहीं पे आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है ये, राइट, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। और ये होता है आपका लॉस्ट, राइट, और ये होता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो इसमें आपका क्या हुआ, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम, आपने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइम में रिडक्शन किया, मतलब आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट आपने बढ़ा दिया, ठीक है, फिर वहीं पे डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कहानी बन जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क टुगेदर विथ देयर करेंट्स रेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 89 का सिंपल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 89 का आपका सिंपल, अच्छा क्या बोल रहे हैं, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क टुगेदर विथ दियर करेंट रेट्स। तो भाई ये शेड्यूल में ये नहीं होगा, इसमें होएगा आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स, एनालिसिस ऑफ रेट्स यहाँ पे इनने दे के रखे। खैर अपने जो पिछले बार पढ़े शेड्यूल ऑफ रेट्स था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनालिसिस ऑफ रेट्स आपका हो जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि विथ देयर करंट रेट्स की बात हो रही ना, तो एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है, ये चीज आपकी हो जाएगी एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब वह 1990 की बात करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल हेल्प इन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर for a construction project will help in breaking the project into several elements, identifying the activities, identifying the functional elements of a project and their interrelationship, right? क्वेश्चन नंबर 90 का, तो क्वेश्चन 90 का सिंपल है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट्स, राइट, ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट्स। तो ये था आपका उड़ीसा पीएससी के क्वेश्चंस, समझ रहे हो, पेपर फर्स्ट का। इसी का उड़ीसा पीएससी का एक पेपर सेकंड भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए भाई हमने यहाँ पे 90 क्वेश्चन का सेट पूरा कंप्लीट किए, राइट। तो आपको यदि आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एसएससी जेई में आपके उठ के आते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, देखते रहना है, आपको सॉल्व करते मतलब पढ़ते मतलब वीडियोस को यदि नॉर्मली आपने देख भी लिया तो आपको एक क्वेश्चन मेमोरी में बैठ जाएंगे और इजीली सॉल्व, इजीली आप जो एसएससी जेई है उसको आप इजीली निकाल पाओगे। तो ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी है, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एक चीज करना है, हमारे बेल आइकन को दबाना है। तो बेल आइकन दबाने के पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और देखते रहिए सीओ फैन, और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।